इट इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस पे होता है। क्यों होता है सरफेस पे? क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस। Yes, ma'am. ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस अंदर का जो बल्क का होता है उसमें तो फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, बट इट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस एंड दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल मटेरियल व्हिच इज कमिंग इन कांटेक्ट। वेयर एज अब्जॉर्प्शन क्या होता है? मैम ये वेरियस लेयर्स के थ्रू हो जाता है, केवल इट सरफेस इज पे इन द रिस्ट्रिक्टेड बल्क नहीं। ऑफ द ओके, इट इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क ऑफ द सॉलिड और समथिंग। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं डीसॉर्प्शन। व्हाट इज डीसॉर्प्शन? रिवर्स, अगर बाई चांस किसी तरीके से जो चीज अब्सॉर्ब की गई है उसको हम निकाल दें तो हो जाता है डीसॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर मैंने हाइड्रोकार्बन्स में तुम्हें पढ़ाया था कि निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्यों यूज करते हैं। इससे तुम्हारा हाइड्रोजन जो एस ब्लॉक में है ना वो पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो टेल मी, निकल प्लैटिनम एंड पैलेडियम हम क्यों यूज करते थे? मैम क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते थे हाइड्रोजन को। ठीक है, तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक फिनोमिना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, कुछ चीजें ही किसी को एब्जॉर्ब कर पाती है, मतलब किसी की फ्रेंडशिप हो पाती है, बस वही एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो जो निकल प्लैटिनम और पैलेडियम होते हैं, तुमको याद होगा इफ यू कैन रिकॉल, हमने ऐसे किया था निकल पैलेडियम और प्लैटिनम में क्या होता है उनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं और हाइड्रोजन का छोटा सा साइज होता है, तो वो जाकर के इसमें एडजस्ट कर जाता है, अंदर तक नहीं जा पाता है, बाहर ही बाहर बैठता है। कैन यू गेट माई पॉइंट? In the intermolecular spaces of nickel, platinum and palladium, the hydrogen gets to adjust and that is why it is called as, इसके लिए term use किया जाता है occluded hydrogen, occluded hydrogen। What do you mean by occluded? जो अंदर जाके बैठ जाए। ओके, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में ये देखो अंदर चला गया, तो ये कौन सा फिनोमिना हुआ? इट इज एड्सॉर्प्शन। कैन यू फॉलो नाउ? यस एड्सॉर्प्शन। अब क्या होता है एड्सॉर्प्शन होने की वजह से, जैसे ये निकल है और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बैठ गया है, यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऐसे बैठ गया है, फिर एल्कीन कम्स इन कांटेक्ट विद इट। इफ यू कैन रिकॉल, cis alkene used to come in contact with this. Addition was thin addition। यस Yes, ma'am. तो जो हमारी एल्कीन बनती थी वो कैसी वाली बनती थी? सिन एडिशन होता था, सिन एल्कीन बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन इधर से गया इधर से गया, दोनों ने एडिशन कराया एंड नाउ कैन यू सी हाइड्रोजन इज गेटिंग रिमूव्ड। Yes, सी ma'am. जो एब्सॉर्ब हुआ था वो निकल रहा है, सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Desorption. Desorption. This happens in your stomach and everything also. What happens, you know, like your food goes into your stomach, then there are catalyst ऐसे बैठे होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, पहले तो हमारी जो स्टमक है इंटेस्टाइन की स्किन होती है उस पर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर जैसे ही फूड उनसे पास होता है तो क्या होता है वो उनके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और अपना बिहेवियर जो भी उनको डाइजेस्ट करना होता है वो सब करना स्टार्ट कर देते हैं। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. मेडिसिन यही करती हैं, ठीक है, हमारे स्किन जहाँ पे भी उनको टारगेट एरिया होता है वहां जाकर के अपना एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। Yes, ma'am. यस हाँ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, एक जो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेट। जैसे ये है तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे तुम चारकोल, मास चारकोल, मतलब इवन इफ यू सी ना बहुत सारा जैसे क्या होता है एड्स वगैरह में देखते हो तो क्या होता है डस्ट को हमारी स्किन से निकाल रहे हैं, सो ऑल चारकोल का काम होता है कि वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं, जो करता है एब्जॉर्बेंट, और जो होता है इट विल बिकम व्हाट? एब्जॉर्बेट। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, तो हु वाज एब्जॉर्बेट? हाइड्रोजन। एंड हु वाज द एब्जॉर्बेंट? Nickel. ठीक है, जैसे क्या हो जाता है, जैसे कि तुमने चारकोल वाला मास्क है N95 जैसे तुम बोलते हो, उन सब मास्क लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या हो जाता है, यहाँ पर चारकोल हो जाता है और ऊपर क्या हो जाता है, जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं
और वो अंदर तक नहीं पहुंच पाते। कैन यू गेट इट? इवन यू हैव सिलिका जेल, तुम जब टिफिन बॉटल्स या कुछ इस तरीके की Yes. चीजें है ना जो जिनमें पानी नहीं Moisture जाना absorb चाहिए, करता है। yes, even Yes. your laptops and your phones they contain a silica gel, तो वो क्या करता है, वो वाटर या डिहाइड्रेशन कराता है, तो वाटर जो होता है उसके ऊपर जाके के एडजस्ट हो जाता है। ओके, वाटर वेपर, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Air becomes dry, you can say, because of this thing. ओके और कभी कभी क्या होता है, जैसे तुमने अगर एक कॉटन के क्लॉथ के ऊपर पानी डालोगे या स्पॉन्ज पे डालोगे तो इनिशियली वो ऐसे फैलता है, यू सीन दिस, कॉटन क्लॉथ पे पानी डालोगे ऐसे फैलता है, Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से पहले स्प्रेड आउट होता है, तो दिस इज व्हाट इट इज कमिंग ओनली ऑन द सरफेस, सो इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, बट इफ यू कीप ऑन पुटिंग वाटर और समथिंग, व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट्स गोइंग इनसाइड, Absorb करने लगता ठीक है। है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर हो जाता है अब्जॉर्प्शन, जब बल्क में चला गया तो अब्जॉर्प्शन। सो व्हेन अ प्रोसेस इन विच जो दोनों चीजें हो रही हैं, अगर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, स्पेशली कॉटन क्लॉथ वगैरह पे ऐसा हो जाता है, सो इफ बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग simultaneously, like absorption is also taking place and absorption is also taking place, okay, then it is called as sorption. Sorption means both adsorption and absorption. Can you follow till here? Yes, ma'am. Okay. अब मैंने तुम्हें बताया था डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो adsorption है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल्ड एज Physical. physiosorption and another is called as chemisorption. ठीक है, अगर कोई केमिकल बॉन्ड बन गया बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट, तो वो केमिसॉर्प्शन हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी Physiosorption. यस फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या आ जाता है, व्हिच फोर्स इज इन्वॉल्वड, इट इज वैन डर वाल्स फोर्स, एंड इसमें क्या हो जाता है, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। अब वैन डर वाल तो हर एक जगह लग जाता है, तो ये वाला फोर्स कैसा है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ओके, whereas this will become what, highly specific, ठीक है। अब ये क्या होता है, बॉन्ड हम कभी भी बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि वीक Reversible. यस, एंड दिस इज गोइंग टू बी Irreversible. irreversible, फाइन। ये क्या होता है, इसमें कोई बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए लो एंथैल्पी पे भी बन जाएगा, और ये कब बनेगा, हाई, Higher enthalpy. ये कब होता है, बिकॉज लो एंथैल्पी पे बन रहा है, तो इट इज फेवरेबल एट low temperatures, it will be favorable for low temperatures, whereas this will be favorable at High temperature. high temperature, reactivity बढ़ जाती है ना, you've done in chemical kinetics, Yes, Yes. ठीक है, reactivity, activation energy, वो सब चीजें हो जाती है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्या चीज स्पेसिफिक, मतलब हर वैन डर वाल फोर्स के लिए तुम्हारी बुक को मतलब बुक को रखा हुआ टेबल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बुक को रख वैन डर वाल ना, Yes. तो वैन डर वाल के लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं चाहिए होता है, जहाँ पे नहीं लगता तो हम बोल देते हैं वैन डर वाल लग रहा है, तो वही चीज है, कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए होता, लेकिन केमिकल बॉन्ड तो स्पेसिफिक ही बनता है ना, यू कांट मेक अ बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, कैन यू फॉलो नाउ, Yes, ma'am. इट इज स्पेसिफिक, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो स्पेसिफिकली बनता है ना, हर एक चीज तो नहीं रिएक्ट करती है एक दूसरे से, ठीक है, Yes. फाइन। सो जैसे यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर विल बी अ फेवरेबल कंडीशन, क्यों, क्योंकि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो दोनों चीजों में कांटेक्ट बढ़ेगा और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज करेंगे, कैन यू फॉलो, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बट यहाँ पर भी हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवरेबल, केमिकल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर भी, सो ओवर हियर ऑल्सो हाई प्रेशर इज फेवरेबल, ओके। नाउ ये क्या होता है, अगर हम Multi-layer.
हाँ ये मल्टी लेयर हो जाता है अगर हम बहुत वो लगा दें, जैसे अभी तुमने देखा मैंने बताया कि पानी अंदर तक चला जाता है कॉटन क्लॉथ में, बट दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि एक ही लेयर रिएक्शन एक ही लेयर पे होगा तो ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा। ठीक है ना अभी? इज इट फाइन? यस Yes. सो Yes, नाउ ma'am. यस, तो अब क्या होता है, अब हमने देखा कि देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग adsorption. One is called as what? Temperature and pressure. तो इनके बेसिस पर क्या हुआ कि दो दो लोग आए, उन्होंने हमारे को आइसोथर्म्स बना के दिए। तो लेट दैट्स व्हाट वी विल डू लेटर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एडसॉर्प्शन? फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो एक तो हो गया टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट आता है। फाइन, सो टेल मी योरसेल्फ, एडसॉर्प्शन कैसा होता है? एक बॉन्ड बनता है, चाहे वो वैन डर वाल बने, चाहे वो बने केमिकल बॉन्ड बने, तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म। सो टेल मी इट इज व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस? एक्सोथर्म। डेल्टा मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज हो रही है मैम, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी देयर। फाइन, तो अगर हम लोग बोलते हैं, मतलब जैसे हम यहाँ लिखना है, यहाँ से लिखते हैं ऐसे एडसॉर्प्शन, और यहाँ पे लिखा मैंने डिसॉर्प्शन। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। सो टेल मी योरसेल्फ, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसऑर्प्शन होगा या नहीं होगा? यस मैम, Yes. अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा। कैन यू फॉलो टिल हियर? यस मैम। Yes, So ma'am. that means high temperature will favor desorption and low temperature will favor adsorption. Okay? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. क्या होता है कि क्योंकि जो फिजियोजॉर्प्शन होता है या फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, वो ज्यादा, क्योंकि उसमें किस टाइप का फोर्स लगता है? वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी वाली लॉजिक तो लगती नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल डिक्रीज डिक्रीज एंड कंटिन्यूअसली डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कांटेक्ट जो होगा, कांटेक्ट टाइम जो बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और तुम ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करोगे तो रेट तो डिक्रीज करेगा कि नहीं? फ्रेंडशिप करनी जरूरी है ना? यस मैम। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा देर तुम टिकोगे नहीं, वेलोसिटी हाई हो जाएगी, जब आपस में मिलोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि नहीं होगी? ओके, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो केमीज ऑप्शन होता है या फिर केमिकल एडसॉर्प्शन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज ड्यू टू केमिकल बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन होती है। ईच केमिकल रिएक्शन, डू यू रिमेम्बर, हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, यस ma'am. मैम, तो एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो जाता है, इनिशियली तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इनिशियली ऑन पहले इंक्रीजिंग द केमिजॉर्प्शन फेवर होगा, yes, फिर मैम एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज करेगा, देन इट विल रीच द पीक। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम जितना एब्जॉर्प्शन होना होता है उतना हो जाता है, बट आफ्टर दैट, आफ्टर यू रीच द पीक, if you increase the bond, rate of absorption will decrease because the bonds will start breaking. Can you follow? Yes, ma'am. यस मैम, तो अगर Yes, हम लोग एक ग्राफ बनाए, रेट अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो उसके लिए हम एक रेशियो निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं x अपॉन m। व्हाट डू यू मीन बाय x? x मींस वेट ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब कितना तुम्हारा एड्सॉर्ब हुआ है, और m रिप्रेजेंट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट। Absorbent. ठीक है, तो अब देखो वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट तो जनरली कांस्टेंट होता है, जैसे तुमने चारकोल जो तुमने फेस मास्क में लगाया हुआ है वो तो अमाउंट तो कांस्टेंट होगा, लेकिन उसने एड्सॉर्ब ज्यादा किया है या नहीं किया है वो वेट ऑफ एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करेगा या नहीं? Yes, ma'am. और अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि m तो कांस्टेंट ही होता है जनरली। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स कैसे बॉन्ड होते हैं,
वैन डर वाल्स वीक बॉन्ड होते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं? तुमने तो ऑलरेडी कर Weak रखा है। वीक बॉन्ड्स होते हैं। Weak. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? आई थिंक मैंने यहाँ टूटने उल्टा लगे। लिख दिया है बाय मिस्टेक। यस राइट, हाँ सही लिखा था। तो क्या होगा अगर हम लोग ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दे आर वीक बॉन्ड्स एंड दे विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन ब्रेकिंग और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this is a graph for which type of absorption? Physical This is a graph for which type of absorption? absorption. Yes, Physical it is continuously decreasing. But whereas if I draw the graph for chemical absorption, अगर मुझे कोई बोलता है केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? x by m टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज, फिर पीक और फिर डिक्रीज। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, अब ये देखो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर जो है हम लोग किस पे मेजर कर रहे हैं? इट इज एज कांस्टेंट। एक ही चीज वैरी कर सकता है ना, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट रखा? प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड एज, these graphs are also called as absorption Isobars. Can you follow till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now coming to the next thing that is called as effect of pressure. अभी अभी बताया ना, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब हम क्या कांस्टेंट रखेंगे? What will be kept constant? Temperature. So this जो हम अभी ग्राफ्स बनाने वाले हैं उनको हम क्या बोलने वाले हैं? Absorption Isotherms. isotherms. ठीक है, कैन यू फॉलो टिल हियर? तो क्या होता है जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है धीरे धीरे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे जो पोर्स होते हैं वो एक लिमिट तक ही तो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जैसे इसके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जिसमें हाइड्रोजन जा रही है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक ही तो एब्जॉर्ब हो पाएगा। Yes, थोड़ी ma'am. ना प्रेशर बढ़ाते जाओ तो वो करता जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसके बाद में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट इट विल बिकम कांस्टेंट। भाई खाना खाने की तो लिमिट है ना, ठीक है? तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि तुम प्रेशर बढ़ाते जाओ तो रेट बढ़ता जाएगा, उसकी भी तो एक लिमिट है, तो वो वहां तक ही बढ़ेगा। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है, इनफैक्ट एक्चुअली होता क्या है, इसको जो हम पीएस की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? कि जितना गैस एब्जॉर्ब होता है उतना ही गैस क्या होने लगता है? डिसॉल्व। Dissolve. पहले क्या होता है, यहाँ तक क्या हो रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज वेरी लो। नाउ इट हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो सैचुरेटेड प्रेशर होता है इस पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब जो ये आइसोथर्म्स है ना, ये दो लोगों ने अलग अलग वे में स्टडी करके दिए, तो उनको हम लोग अलग अलग ही पढ़ लेते हैं। और एक्चुअली एब्जॉर्प्शन में बाकी तो सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे जो एक सिंपल रीडिंग मार के भी तुम कर लोगे। आइसोथर्म से लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसको अच्छे से बुक से रीड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे तो हमें ऐसे ही पता ही चल रहा है। इसमें क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन will be directly proportional to pressure. Yes, Do you ma'am. agree? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर उसने बोला कर्व की 3 स्टेजेस आती हैं। There are 3 stages of the curve. So now what are these 3 stages? उसने individually उसको study करा, ठीक है? So what is it? At very low pressure, what happens? The graph is almost a straight line. See, it is directly proportional. जो मैंने अभी बताया तुमको, ये directly proportional है कि नहीं है? मतलब directly proportional पे straight line बनती है कि नहीं बनती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or you can say this will be x by m is equal to kp, कुछ इस तरीके का बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे straight line आती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, at high pressure
बहुत हाई प्रेशर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्राफ बिकम्स कांस्टेंट। Yes, ma'am. Yes. ओके, कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है वो अचीव हो चुका है होता है। और यू कैन से x by m इज बिकमिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब p पे डिपेंड नहीं करता है तो p टू द पावर 0 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलने लगती है। एंड इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, मतलब देखो यहाँ पे Straight line p से टू द deviate पावर कर रहा 1 है है तो और कुछ- यहाँ p टू द पावर 0 है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, हम इनके p टू द बीच में पावर कुछ होगा। 0 एंड p टू द पावर 1 के बीच में लाई करेगा या नहीं लाई करेगा। Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो इसको ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्राफ में। तो देखो अगर ग्राफ में अभी अभी मैंने ग्राफ बनाया था तुम्हारे लिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। तो इनिशियली देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो ऐसे इनिशियली स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री जा रही है कि नहीं जा रही है। Yes. Yes, ठीक है, ma'am. सो दिस इज योर लो प्रेशर रेंज। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे। उसके बाद यहाँ देखो p इक्वल टू 0, p टू द पावर 0 हो गया। सो यहाँ पर कौन सा प्रेशर आ गया, हाई प्रेशर रेंज आ गया। और ये इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज आ गया जहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। कैन यू गेट द टू स्टेजेस, Yes, ma'am. Yes. लो हाई प्रेशर वाला और इंटरमीडिएट प्रेशर वाला। कैन यू गेट इट। Yes, ma'am. तो हम लोग बहुत लो प्रेशर पे भी स्टडी नहीं करते हैं, मतलब जनरली हमारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है डे टू डे लाइफ में जिसको हम स्टडी करते हैं ना, वो लो प्रेशर रेंज का होता है ना हाई प्रेशर रेंज का होता है। वो कौन से प्रेशर रेंज पर होता है, मॉडरेट प्रेशर रेंज। ठीक है फाइन, तो जनरली जो हमारी स्टडी होती है वो किस पे बेस्ड होती है, मॉडरेट प्रेशर पे। हम लोग लाइक हम ना लो प्रेशर पे सरवाइव कर पाएंगे ना मॉडरेट हाई पे। हम लोग जनरली कहाँ सरवाइव कर पाते हैं, Moderate. Moderate. yes, so you can say at intermediate or moderate pressure. Okay, can I write x by m is equal to k p to the power 1 by m, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था। Yes. Yes. ठीक है, where you can say 1 by n lies between 0 to, ठीक है। सो नाउ इसको हमने क्या किया, बस हमने इसका दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग x by m विल बी इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p हो जाएगा। चेक करो, Yes, ma'am. isn't it corresponding to a straight line again। अगर यहाँ पे मैं लिखूं log x by m, यहाँ लिखूं log p, तो ये देखो कुछ इस तरीके से लाइन जाएगा। Yes, ma'am. इसका इस स्लोप intercept 1 आ रहा by होगा n log हो जाएगा और ये log k इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। कैन यू फॉलो टिल हियर। Yes, ma'am. ओके, तो जनरली जो रेंज होती है ना इसकी, जनरली जो होती है इसकी रेंज होती है 0.1 से लेकर के 0.5 के बीच में। ओके, कैन यू गेट इट। Yes. Yes, ma'am. ओके, सो फिर उसके बाद में ये जो था ना ये फेल हो गया। एक्चुअली जो फ्रेंडली आइसोथर्म था इट फेल्ड बिकॉज इट इज नॉट वैलिड फॉर हाई प्रेशर। इट फेल्ड बिकॉज इट इज नॉट वैलिड फॉर, मतलब बाई चांस अगर मुझे हाई प्रेशर पे करना ही पड़े तो इट इज नॉट वैलिड फॉर हाई प्रेशर एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर यूनिमोलिकुलर लेयर, जब एक ही लेयर पे एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। So it is only valid for unimolecular layer। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई किया किसी एक साइंटिस्ट ने और उसका नाम क्या था, व्हाट इज द नेक्स्ट आइसोथर्म, यू माइट हैव डन इट स्कूल, Langmuir adsorption isotherm। मैम अपने एक और डिसएडवांटेज क्या होगा सर। सॉरी, मैम अपने दो डिसएडवांटेज बताइए दूसरा। क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। मैम ये फेल क्यों हुआ था।
एक तो हाई प्रेशर के लिए क्योंकि इसने सिर्फ यूनिमोलिकुलर के लिए पढ़ा था, मल्टी मॉलिकुलर के लिए नहीं पढ़ा था, और हाई प्रेशर पे ये काम नहीं कर रहा है। देखो इट इज शोइंग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सी एट हाई प्रेशर P टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग टू द पावर 0 मींस टू द पावर 1। Isn't it becoming independent of pressure? यस बट ऐसा हमेशा तो होता नहीं है। मतलब कह सकते हो शुरुआत में जब हमारी एब्जॉर्प्शन की नॉलेज बहुत लिमिटेड थी तब तक तो ये वैलिड था, ठीक है, बट लेटर ऑन ये गड़बड़ हो गया। इज इट फाइन? यस यस ठीक है। सो इसलिए उसको जब हमने देखा कि भाई एब्जॉर्प्शन जो है वो मल्टी मॉलिक्यूलर भी है एंड एवरीथिंग, सो देन हमें लैंगमुयर ने उसको थोड़ा रेक्टिफाइड करके दिया। okay? उसको रेक्टिफाई किया, तो अब हम लोग बेटर वाला कह सकते हो वो पढ़ेंगे। बट जनरली जो मैंने अभी तक देखा है वो लैंगमुयर से ज्यादा फ्रेंडलिच के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें छोड़ देना है इसको, दैट इज आल्सो देयर, ठीक है। सो लैंगमुयर में क्या है, दैट्स व्हाट यू। तो लैंगमुयर थोड़ा सेंसिबल बंदा था, उसके टाइम पे बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी, तो उसने लॉजिकली हमें दिया इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, याद है? Yes, उसके assumptions पे based है, okay, that so he what did he say, उसने कुछ assumptions लिए, तो वो क्या हो गया, जब उसने अपनी थ्योरी दी थी उसने कुछ पर्टिकुलर assumptions लिए थे, and what was the assumptions, so what is it that every adsorption site इज इक्विवेलेंट। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ पोर का साइज बड़ा है और एक तरफ पोर का साइज कम है, एवरी एब्जॉर्प्शन साइज इज इक्विवेलेंट। कैन यू फॉलो माय दिस? दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर इक्विवेलेंट और द अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्विवेलेंट। कैन यू गेट इट? yes, ma'am. Okay, अच्छा, then the second point he said that the ability of the particle to bind there is independent of whether, मतलब वो अट्रैक्ट कर सकता है whether it is occupied or not। अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी है चाहे वो ऑक्यूपाइड है या नहीं है, ऑक्यूपाइड और नॉट। मतलब जैसे ऐसे समझ सकते हो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि थर्ड मैग्नेट को वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो एबिलिटी है उसकी अट्रैक्ट करने की, चाहे वो कोर में बैठा है कोई पार्टिकल उसके पास या नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट कर ही सकता है। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. देन व्हाट ही डिड, देन ही सेड दैट इट इज कंसिस्टिंग, और जो एब्जॉर्प्शन होता है एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, तो उसका मैकेनिज्म भी उसने हमें बताया। तो इट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स ऑन व्हिच अ मैकेनिज्म इज बेस्ड, दैट पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। पहले तो वो एब्जॉर्ब होती है ऑफ सॉलिड, ओके, एंड देन देयर इज नेक्स्ट थिंग दैट इज डिसॉर्प्शन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं? Yes, ma'am. ऑफ absorbed molecule from the surface. So actually what happens, these two are which type of forces? एक दूसरे को complement करने वाले या oppose करने वाले? Which type of forces are these? Opposing. Yes, they are opposing forces. Okay, so these are opposing forces, and because of these opposing forces, what do you think? एक dynamic equilibrium बन जाता है, ठीक है? There is a dynamic equilibrium. मतलब यू नो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस थिंग। तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और डिसॉर्प्शन हो रहा है, तो दोनों के बीच में
क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। कैन यू गेट इट? ठीक है। एंड इसने भी क्या किया, इसने भी अज्यूम किया कि जो हमारा अभी यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इट इज आल्सो यूनिमॉलिक्यूलर। इसने भी मल्टीमॉलिक्यूलर के बारे में स्टडी नहीं किया, यहाँ पर इसने भी यूनिमॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन का ही स्टडी किया। ओके जो इसका वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये ज्यादा अच्छा वर्क करता है किसके ऊपर, केमिजॉर्प्शन के ऊपर, क्योंकि केमिजॉर्प्शन यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं कि नहीं? Yes. Yes. ठीक है, तो इट वर्क्स मोर बेटर ऑन केमिजॉर्प्शन, वेयर एज जो फ्रेंडलिश वाला है इट वर्क्स मोर बेटर ऑन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसके बाद में उसने एक रिलेशनशिप डिराइव किया कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बीपी, वेयर ए एंड बी आर लैंगमुइर कांस्टेंट। इनको उन्होंने ये पूरा एक डेरिवेशन दिया हमें लैंगमुइर कांस्टेंट। ठीक है, इस वे में प्रेशर पे डिपेंडेंसी उसने डिराइव करी। ओके सो नाउ अगर हम बहुत प्रेशर को इंक्रीज कर दें, ओके इफ आई इंक्रीज द प्रेशर at high pressures, at high pressure what will happen, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा तो do you think anything added to 1 will become, कोई फर्क पड़ेगा? At वो high pressure equal to 1 हो what do जाएगा. you think 1 plus bp can be simply written as 1? Tell me. Yes. So that means what, x by m or rate of adsorption can be simply written as a upon b. मैम हाई प्रेशर पे बीपी b की वैल्यू ज्यादा आएगा तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करोगे मतलब 10,000 में 1 ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? मैम तो वो तो मैम 1 हम बीपी आएगा ना, 1 थोड़ी ना आएगा, बीपी बड़ी था। हाँ तो बेटा मैंने, एक मिनट शायद मैंने सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ बीपी लिखना था। ठीक है भी, Yes. सॉरी माय मिस्टेक। एंड सिमिलरली अगर लो प्रेशर हुआ तो लो प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, बीपी की वैल्यू बहुत लो हो पाएगी, तो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज 1। यस मैम। So that means x by m will be equal to what, AP? यस ठीक है, so now what happened, उसने जो प्लॉट ग्राफ किया अगेंस्ट यू कैन से उल्टा ग्राफ प्लॉट किया x by m वर्सेस 1 by p, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, 1 by p सॉरी, तो उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली थी जिसमें क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा करते जाएंगे तो स्लोप विल बी व्हाट, 1 by a, 1 by और a। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, b by a। फाइन, कैन यू गेट इट? Yes. ठीक है, और यहाँ से क्या पता चल रहा है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या हो सकता है, कहना है से x by m linearly depends on p. यस मैम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। Yes, linearly depends on p. और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, a और b कांस्टेंट्स थे, तो कहना है से x by m is equal to some constant. यस मैम। What does this mean? What does this mean? Is equal to constant मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको हायर प्रेशर्स पे yes, approximately मतलब जितनी straight line जगह पर। थी वो पूरी सरफेस इज फुल्ली कवर्ड। अब तुम प्रेशर बढ़ाते जाओ, मेरे पास जगह ही नहीं है, अंदर पोर्स ही नहीं बचे, तो हम कहाँ एब्जॉर्प्शन करेंगे, isn't it? Pressure Yes, has ma'am. no effect. Pressure has no effect for further absorption. Can you follow? यस मैम। तो अलग अलग लोगों ने एक तरीके से एक ही बात बोली, उसने भी बोला था लो प्रेशर भाई ऐसे होता है और हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट उसका कहने का तरीका डिफरेंट था और इसके कहने का तरीका डिफरेंट। ओके यस मैम। Yes. ठीक है, सो दैट इज अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन। ये हमें कहाँ काम आता है, जैसे क्लोथ्स की डाइंग में, गैस हमारे मास्क में, कैटालिसिस में, इन सब चीजों में हमारे काम आता है। ओके मैम लास्ट की लास्ट लाइन ये यस नो मैम इसके पहले यस
Yes. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या था, देखो इस तीन, मैंने तुम्हें पहले भी शायद बताया हुआ है, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। अब दूसरा जिसका मेजर पार्ट है वो कोलॉइड्स है, सबसे बड़ा पार्ट यही है। और ये चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स मतलब जिनकी चल रही हैं या जो भी है, अपनी स्कूल बुक को रीड कर लो, मतलब जो भी है, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट तुम खुद ही समझ सकते हो इसमें क्या तुम्हारे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्वेश्चन आएंगे, जैसे it is going to be exothermic or not, the value of n will be what, it lies between what, हाई प्रेशर पे क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये मतलब यू नीड टू रीड देम, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और शायद रीडिंग करने में, मतलब ऐसे रीडिंग करने में बड़ा बोरिंग लगता है, बट अब शायद तुम रीड करोगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा। मतलब इट यूज्ड टू हैपन विद मी, एक बार टीचर ने कुछ थोड़ा सा भी बता दिया तो रीड करने में थोड़ा इफेक्टिव हो जाता था। तो अब शायद रीडिंग करोगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। तो ये चैप्टर में कुछ ज्यादा करने का नहीं है, सिर्फ रीडिंग मारने का। मतलब अभी के टाइम पे ऐसे बोल सकते हो, जितने चैप्टर्स मैं लेने वाली हूँ, जैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब, इन सब चैप्टर्स में कुछ ज्यादा एफर्ट मारने का नहीं है, सिर्फ रीडिंग 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 करने का है। तो होमवर्क तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा मिलने नहीं वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अगर ये सोचो लास्ट डे पे मैं रीडिंग करूंगा तो मेरा हो जाएगा पर्पस सॉल्व। नो, यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक। रट्टा नहीं चलेगा, काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई बहुत चीजें होंगी रट्टा मारने के लिए। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि रोज अपना कुछ टाइम डिवोट करो, जैसे तुम पहले भी करते थे। जब भी मैं तुम्हें बोलती थी कि ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुम सोचो लास्ट डे पे मैं फॉर्मूलाज एक पेज पे लिखता जाता हूँ, रट के मैं काम चला लूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं, ये तुम्हारा टेक्निक अब काम नहीं आ पाएगा। तो सेम वे पे यहाँ पे भी काम नहीं आ पाएगा। तुम्हें अपना टाइम कुछ ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा कि रोज का रोज कुछ एक चैप्टर्स को रीड करते जाओ। उनमें से एक चैप्टर ये भी है, फिर केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर्स हैं। मैं तुमको ब्रीफली एक बार सब कुछ सारे चैप्टर समझा दूंगी, लेकिन बेटर होगा अगर तुम सच में, और इसमें मतलब फ्री के मार्क्स है, देखा जाए इसमें फ्री के मार्क्स अपने को 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 5 या 20 होता है। 20 मतलब हमारे स्कोरिंग चीजें पड़ी हुई है, बस हमें क्या एफर्ट मारना है, स्टोरी की तरह रीड करना है। ऐसे ही फिजिक्स में अगर तुम देखोगे, फिजिक्स का सिलेबस नियर टू कंप्लीटेशन। व्हाट इज गोइंग ऑन फिजिक्स? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होगा। अच्छा, तो लेकिन लास्ट में सिलेबस में अगर तुमने देखा होगा तो वहाँ मॉडर्न फिजिक्स होगा, सेमीकंडक्टर्स होंगे, लॉजिक गेट्स होगा। यस मैम, मॉडर्न ठीक है, फिजिक्स। तो इसमें भी ना पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो तो पूरी पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वो सब आएगा, हाउ टू मेक अ सीआरटी ट्यूब एंड ये सब है। इसमें भी कुछ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इस अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करो, क्योंकि टीचर्स तो क्या करेंगे ना, ऐसे ही बस एक दिन बैठेंगे और ऐसे जल्दी जल्दी, मतलब कोई इस सरफेस के लिए भी इतना कोई टाइम नहीं देता है, बोलते हैं हाँ पढ़ लो, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम लोग थोड़ा अच्छे से कर ले रहे हैं, तो ऐसे ही वो लोग भी ऐसे ही कहेंगे पढ़ लो। फाइन, तो तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला है उस चीज के लिए। लेकिन अगर तुम उस टाइम को अच्छे से अभी से ही कुछ ऐसा डिवाइड कर लो, एक डे डिवाइड कर लो कि हाँ एक दिन पे मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, या कुछ ऐसे डिवाइड कर लो कि मुझे 15 या 20 मिनट्स या हाफ एन आवर, जब मेरा मन वो हो जाता है, या बस से आते जाते वो तो तुम्हारा ऑप्शन फिनिश हो गया क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। सो ऐसे टाइम पर अपना बैठ करके रिवाइज कर लो इन चीजों को, मतलब पढ़ लो, रीडिंग मार लो, इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स और क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनसीईआरटी की लैंग्वेज तक नहीं चेंज करी जाती है, एज इट इज उठा लेते हैं, सो दैट कैन इंक्रीज योर स्कोर इन जेईई मेंस। फाइन, गेटिंग इट। इवन जेईई एडवांस में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो ऐसे चैप्टर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाइक तुम्हारा जितना भी आईओसी है, लाइक जितना भी पी ब्लॉक रह रहा है, हमारा डी एंड एफ रह रहा है, मेटलर्जी रह रहा है, इन सब में सिर्फ एक रीडिंग की ही जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। एंड देन केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो हम लोग करा देंगे। उसके बाद में सिर्फ रीडिंग्स की जरूरत है। और ऐसे ही ये सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो काउंट करो कितने हो गए ऐसे चैप्टर्स। हाँ, काउंट किए किसी ने? किसी ने नहीं काउंट किए? मैम 6।
6 ये 7 हो चार गया। 6 हुए, 6 में से 5 में से तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। 5 4 20 मार्क्स तुम्हारे बहुत कम एफर्ट में आ जाएंगे, और 20 मार्क्स से तुम खुद समझ सकते हो रैंक में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, एंड सेम वे इफ यू डू 3 चैप्टर्स इन फिजिक्स, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर ईयर, तो राउंड अबाउट 30 मार्क्स तुम्हारे सिंपल रीडिंग से आ सकते हैं। कैन यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। लेकिन फिर से वही चीज, लास्ट मोमेंट पे करने बैठोगे कुछ नहीं होगा। जैसे तुमने लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस देखा ही होगा, लोग या हम लोग जैसे जो भी था यहाँ पे भी थोड़ा सा लोग केवीपीवाई पे उतना फोकस नहीं करते थे लास्ट ईयर तक, तो क्या वो लास्ट टाइम पे एकदम से क्लासेस लगाई, क्या हुआ, सब खिचड़ी पका ना? एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास ना केवीपीवाई के लिए? ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम सोचोगे लास्ट मोमेंट में मैं बैठ के पढ़ लूंगा और मेरा काम चल जाएगा, तो फिर से वो खिचड़ी पकेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी से ही, बिकॉज यू डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम, ओके, द अर्लियर यू स्टार्ट more advantage you will get. So right, this is the right time, start reading these chapters. देखो हम तो करवा ही देंगे, लेकिन जब तुम उसको खुद से रीड करके रखोगे, क्योंकि लर्निंग उसमें ज्यादा है, समझाने से ज्यादा लर्न करना जरूरी है, और ऐसे रट्टा नहीं मार्केट कर पाओगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने से नहीं निकलेगा ना मल्टीपल टाइम्स, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कमिंग टू कोलॉइड्स, और फिर से यही चीज होती है, कुछ लोग छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है 9th में तो तुमने पढ़ा ही है, बट ठीक है हम लोग थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। यू ऑलरेडी नो ना कि जब पार्टिकल साइज क्या होता है, जो सॉल्यूट का साइज जो होता है, क्या हो जाता है सॉल्यूशन, हम लोगों ने 3 टाइप्स के पढ़े थे क्लास 9 10th में, आई थिंक ये किया होगा, करे थे। जब सॉल्यूट जो होता है अपने आप को, सॉल्यूट अपने आप को लेस देन 1 नैनोमीटर में तोड़ लेता है, तो इट बिकम्स विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। True solution. True solution is like it is clear, the solute particles don't precipitate. होमोजेनिटी होती है। Yes, solute particles do not precipitate. क्यों? क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि ग्रेविटी उनके ऊपर काम ही नहीं कर पाती है, ठीक है, and they are homogeneous. फाइन, सो ये ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। अब अगर पार्टिकल साइज या सॉल्यूट का साइज क्या होता है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर्स, तो 1000 नैनोमीटर्स का मतलब क्या हो गया कि इट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या, हमें दिखेगा। और ये कह सकते हो कि जो जनरली सॉल्वेंट होते हैं ना, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही लाई करता है। So the solute particles are not able to settle in the intermolecular spaces, and that's why they come out. So this is not clear. Okay, then इसके ऊपर पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि ग्रेविटी काम करती है, and they precipitate. You know, your क्या बोलते हो उसे, सैंड वाटर, चॉक वाटर पाउडर, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? फाइन। Yes. और फिर आते हैं कोलॉइड्स, जिसके बारे में अपने को स्टडी पढ़नी, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अलग हो जा रहा है, इसको हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। अब आते हैं कोलॉइड, जहाँ पे सॉल्यूट का जो साइज है वो 1000 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है, 1000 नैनोमीटर से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो अपीयर होते हैं क्लियर, ठीक है, सॉल्यूट भी प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट प्रेसिपिटेट, फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, बट एक्चुअल में दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, क्योंकि हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं होती है to check their heterogeneity, so they appear to be homogeneous in the front of naked eye but actually are heterogeneous, you know, क्लाउडी सॉल्यूशंस होते हैं। yes, ठीक है। So जैसे for example milk is made up of, you know, lot of things, like it has got fat, it has got water content, but can you separate fat and water content easily? मिल्क में दिखता है कि ये देखो ये फैट घूम रहा है और ये वाटर कंटेंट घूम रहा है? नो। देन सिमिलरली ब्लड, यू नो, ब्लड में तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इट हैज गॉट आरबीसीज होते हैं, जिसका शेप अलग होता है, इतना तो बायो सब में पढ़ा है ना। WBCs होते हैं जिनका शेप अलग होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। अब इनसाइड अ माइक्रोस्कोप इफ यू सी तो तुम्हें दिखता है, ओके, एंड देन प्लाज्मा इज देयर, देन
clotting is there and lot of things are there. So inside the microscope if you see the RBC circular से दिखते हैं. तुम मतलब थोड़ा सा YouTube and all पे सर्च करके देख सकते हो, images Google पे देख सकते हो. बट अगर हम रियल में ब्लड देखते हैं नेकेड आई से तो क्या हमें ये दिखता है? ठीक है. अब जैसे तुमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन में कि now can you identify even your air appears to be homogeneous but it is heterogeneous or not? It has got dust, it has got water vapor, it has got microbes, isn't it? But Yes. are you Yes. able to differentiate? Yes. These all are clouds. Clouds हमें कैसे दिखते हैं? Normally तो दिखते हैं homogeneous दिखते हैं but actually they are not. Okay, so all these are examples of colloids जो appear होते हैं but actually नहीं होते हैं. अब जब true solution होता है तो हम solute और solvent बोलते हैं. ट्रू Yes. सॉल्यूशन में बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन में अगर बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन है तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते थे और उसको तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बोला था दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. Yes, ma'am. ठीक है. बट क्या ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कोलॉइड्स के लिए यूज कर पाएंगे? No, ma'am. नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम लोगों ने कोलॉइड्स के लिए जो सॉल्यूट होता है ना उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज. और जिसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम. So colloidal solution consists of two things: dispersed phase which acts as a solute and then it is a जो continuous medium होता है उसको हम बोलते हैं dispersion medium. जैसे कि ऐसे समझ लो ये रहा dispersion medium, जैसे air हो गई dispersion medium और इसके अंदर microbes they are acting as what? Dispersed phase. Can you get it now? Yes. Yes, ma'am. Okay, so according to the dispersed phase and dispersion medium, now you will, if you go through your books, you will find a chart based on this dispersed phase and dispersion medium. तो जो true solution होता है उसको अपन बोलते हैं solution, लेकिन colloid को solution नहीं बोल सकते. Can we call it? Can we call it? No, we call it as sol. Sol. Why? To differentiate that it is not a true solution. Okay. Ma'am, you want to slide it first. Yes. ठीक है. अब ये देखो टाइप ऑफ कोलॉइड में हम बात करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं तुम्हें बताती हूँ. ठीक है. एग्जांपल्स तो देखो हमारे पास तीन चीजें हो सकती हैं. क्या? सॉलिड, लिक्विड या गैस. तो उसी तरीके से हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज क्या हो सकता है? जब सॉल्यूट की तरह एक्ट करे, सॉलिड सॉलिड. या फिर मैं तुमको उल्टे वे में बताती हूँ. हमारे पास क्या हो सकता है जब ये सॉलिड हो. ठीक है. तो ये सॉलिड भी हो सकता है एंड मतलब डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास सॉलिड है. ठीक है. एंड देन सॉलिड. अब सॉलिड में क्या डिसॉल्व कर सकते हो? क्या डिसॉल्व कर सकते हो? सॉलिड भी कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं एंड गैस भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जब भी हमारा जो कह सकते हैं ना सॉल्वेंट सॉलिड होता है तब हम उसका नाम रखते हैं सॉलिड सॉल्ट. कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Solid salt. ठीक है. Only when liquid is dissolved in a solid, it is called as gel. Your gel pens. Actually, if you see your gel pen, what is happening? Ink being a liquid, isn't it made solidified? उसको solidify कर दी जाती है लगभग. Yes, ma'am. तो मैम gel गैस और सॉलिड तो शायद से एरोसॉल होता है ना. गैस ma'am. को जब हम सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं. तो उल्टा बोलते हैं. जब यहाँ पे मैं डिस्पर्जन मीडियम में गैस लेके आऊंगी तब वो एरोसॉल होगा. ओके ठीक है. मैम. उल्टा देख रहे हो. This is the solute part. Dispersed phase is the solute part and major part is this. So when the major part is this, then it is solid salt. अब ठीक है. ओके. सो एग्जांपल इज जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स में क्या होता है? लाइक कोई एक कोबाल्ट या आयरन या फिर कोई एक मेटल पीस डायमंड में जाकर के बैठ जाता है तो सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? ग्लास भी ऐसे ही बनते हैं, कलर्ड ग्लास. ओके.
फाइन। देन जेल, जैसे तुम्हारा चीज हो गया। चीज क्या होता है? लिक्विड फैट कंटेंट होता है जिसको हम सॉलिडिफाई कर देते हैं एक तरीके से। यस ओके, एंड देन ये तुम्हारा गैस डिसॉल्व्ड इन दिस। तो प्यूमिस स्टोन देखा है, which you use to scrub your legs and everything, Yes. your and तो वो यस क्या होता है वो, या फिर वोल्केनिक स्टोन्स देखे हैं ना, उसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? पोरस Yes. स्टोन्स देखे होंगे। तो वो क्या होता है? isn't it gas trapped inside the solid? यस ठीक है। अब देखो, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो, ठीक है, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो एंड देन लिक्विड हो, देन 3 बारी लिक्विड लिक्विड, सो हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो। ओके, तो हम क्या फिर से डिसॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर? सॉलिड डिसॉल्व कर सकते हैं, देन हम लिक्विड डिसॉल्व कर सकते हैं, एंड देन हम गैस डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्व। फाइन, this is called as emulsion. Liquid and liquid is called as emulsion, and when you dissolve a gas inside the liquid, it is called as foam. तो अब recall करके बताओ मुझे कुछ examples. When solid is dissolved in a liquid, paints isn't it solid? colors जो होते हैं वो solid होते हैं, उनको liquid में dissolve कर, हाँ। Salt solution. हम मिल्क Salt solution is a true solution बेटा। हम Sugar- मिल्क हो सकते हैं। यस, ठीक है। देन लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड में मिल्क है, क्योंकि फैट इज लिक्विड एंड वाटर कंटेंट होता है, इमल्शन आ जाता है, इमल्शन हो जाता है वो, ठीक है। एंड व्हेन यू डिसॉल्व गैस इन लिक्विड, तो जैसे तुम्हारा व्हिप्ड क्रीम, यही करते हो ना, यू बीट एन एग, इट बिकम्स फ्रॉथी। उसमें होता क्या है? एयर को ट्रैप कराते हो कि नहीं? Yes. Yes. यस, व्हिप्ड क्रीम में भी तो हम यही करते हैं। जो क्रीम होती है वो कैसी होती है? लिक्विड कंटेंट होती है, मतलब इट इज जस्ट द फैट पार्ट ऑफ द मिल्क व्हिच इज इन लिक्विड। सी ऑल द ऑयल्स, घी एंड ऑल, दे आर ऑल फैट पार्ट एंड द लिक्विड, Yes. Yes, एंड द लिक्विड स्टेट। तो मिल्क इज व्हाट? वाटर एंड फैट। तो उसमें से सिर्फ फैट कंटेंट निकाल देते तो क्रीम बनता है कि नहीं बनता है? और व्हिप करते हैं उसको तो क्या हो जाता है? एयर को ट्रैप कराते हैं कि नहीं कराते हैं? फोमी। जैसे Yes. कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बेटा ट्रू सॉल्यूशन सोडा। वो ट्रू में आएगी, हम कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं। हम CO2 डिसॉल्व करते हैं ना उसमें। हाँ, तो पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है तो ट्रू हो गया ना उसका जो कोलॉइड। सी वो गैस होती है, गैस पार्टिकल्स वैसे ही छोटे होते हैं, यहाँ पे तो हमें पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रखना है ना सॉल्वेंट का, सॉल्यूट। हम Yes, वैसे भी yes. मैम फिजी ड्रिंक्स का हम- एग्जांपल हम लोग ने लिक्विड सॉल्यूशंस में देखा था। वही तो कह रही हूँ ना, तभी तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्यों पड़ा था? क्योंकि वो ठीक से डिसॉल्व होती थी। यस मैम यहाँ तो हम Yes, वो जो ma'am. कर रहे हैं ना, जो हमें अपीयर हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रही है, उसके एग्जाम्पल में नहीं आएगा ये, ठीक है। Yes, ma'am. Cream would also be like gels. Yes, if you keep the whipped cream just like that, because it is a colloid and the dissolvability is not good, what happens? water content अलग भाग जाता है और cream content अलग भाग जाता है, होता है कि नहीं? मेल्ट करता है, जैसे जिसको तुम बोलते हो, बाद में पीक्स नहीं बनती है प्रॉपर, क्योंकि वो कोलॉइड है। अगर ट्रू सॉल्यूशन होता तो प्रॉपर रहता ना, मिक्स होकर के। Yes. ट्रू सॉल्यूशन वाली चीजों को सेपरेट करने में डिफिकल्टी होती है ना, Yes, ma'am. क्योंकि वो ठीक से डिसॉल्व हो चुके होते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्या बचा रह गया? सॉलिड कर लिया, गैस में। तो जब भी गैस होती है ना, तब उसको हम एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। Yes, एयर ma'am. फॉर गैस एंड देन एरोसॉल। तो हम क्या क्या डिसॉल्व कर सकते हैं? वी कैन डिसॉल्व सॉलिड इन गैस, वी कैन डिसॉल्व लिक्विड इनसाइड गैस। गैस एंड गैस, दे मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर। सो इसलिए वहां पर हम लोग कोलॉइड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में तुमको ये पढ़ाया। इफ यू वांट, यू कैन बी प्रिसाइज, यू कैन राइट लिक्विड एरोसॉल फॉर दिस। ओके ओके, तो जैसे स्मोक हो गई, स्मोक क्या होता है? वो पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंड बोलो बोलो। Solid particles. Air. यस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स।
aqueous salts. Can you follow? अगर dispersion medium alcohol use किया गया तो it is called as alcosols. बेंजीन यूज किया गया, बस ओ करते जाओ तो बस क्या हो जाएगा? बेंजोसोल्स. अगर एयर इज द मीडियम, Aerosol. Aerosol. एरोसोल्स. Aerosol. एरोसोल्स शायद तुम लोगों ने बहुत सुने होंगे. स्प्रे पेंट. यस, Yes. एरोसोल. क्योंकि वो स्प्रे पेंट क्या होता है? लिक्विड डिसॉल्व्ड इन गैस होगा कि नहीं? यस. तो Yes. गैस इज बिकमिंग द दिस थिंग, तो एरोसोल्स. ठीक है. फाइंड द क्लासिफिकेशन. Yes. ठीक है. Now third classification is based on the interaction between your solute and the solvent. Fine. So कि तुम्हें मतलब पसंद है या नहीं पसंद है उसके ऊपर बेस्ड होता है. तो 1 minute, just go with the third classification. So तुम्हें खुद दिख रहा होगा ना, इसको थ्योरी पढ़ करके तुम कर पाओगे. मतलब I will give you a brief information, but I don't suppose is it ऐसे अकेले पढ़ने बैठते तो शायद बहुत बोरिंग फील होता, बट अभी ऐसे कर लोगे तो थोड़ा सा कर पाओगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसके किसके स्कूल में ये हो चुका है? किसी के स्कूल में नहीं हुआ है? मेरे में हो चुका है, मैम हो चुका है. मेरे में हो आर यू एबल टू फॉलो नाउ? यस मैम. ठीक है. तो एक होता है लायोफोबिक एंड लायोफिलिक. फिलिक इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर लविंग. सो इफ यू आर सॉल्वेंट लविंग, मतलब डिस्पर्जन मीडियम लविंग हो तो क्या हो जाएगा? लायोफिलिक हो जाओगे. फोबिया क्या होता है? डर. Isn't it? You'd hate. Okay, fear or hate. You might have heard about a disease, hydrophobia. रेबीज जो बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? तुम्हारे जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो इतने डेवलप हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू swallow. Okay, so if you are not able to swallow and it's very painful, so even if you try to swallow water, it's become very painful and you don't feel like having water also. That's why it is called as hydrophobia. If I'm not wrong, शायद मतलब मेरी बायो टीचर ने तो मुझे ऐसे ही लर्न कराया था उस टाइम पर, तो ऐसे ही कुछ होता है. तो यहाँ फोबिया का मतलब है फियर. तो यहाँ पर क्या है? यू डोंट लाइक द सॉल्वेंट. ओके, you can say dispersion medium hating. Solvent heating. तो यहीं पर अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर हो जाता है तो यू विल कॉल इट एज व्हाट? हाइड्रोफिलिक. if your dispersion medium is water, or you can call it as hydrophobic. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब क्या है, ये जो लायोफिलिक होते हैं ये क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं. रिवर्सिबल मतलब अगर तुम बाई चांस इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, डिस्पर्स्ड फेज को या डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दो, बाद में उनको जोड़ दो, आराम से जुड़ जाते हैं. जैसे कि तुम जो जेलीज और ये सब लेके आते हो, तो उनको जैसे मिल्क पाउडर लेके आते हो, तो मिल्क पाउडर क्या होता है? उसमें से हम वाटर को डिहाइड्रेट कर देते हैं इवेपोरेशन कर करके, और उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं. लेकिन जब उसको वापस में पानी डालते हो तो क्या होता है? वापस से मिल्क बन जाता है कि नहीं? जो ये जेलीज एंड ऑल तुम लेके आते हो, या मैगी का जो हॉट वाटर वाला जो होता है, वो सब यही तो किया गया है. उसमें से नूडल्स में से वाटर कंटेंट निकाल दिया गया है, और जब हम वाटर डालते हैं तो वो फिर से बन जाता है. तो एक व्हाट एग्जांपल डू यू थिंक इट इज? लायोफिलिक और लायोफोबिक? Lyophilic. लायोफिलिक होगा. ठीक है. तो इसीलिए रिवर्सिबल है. पानी निकाल दिया, बाद में डाला, दोनों ने फिर से फ्रेंडशिप कर लिया. लेकिन लायोफोबिक आर इरिवर्सिबल. एक तो बनते ही मुश्किल से हैं, और अगर उनको मौका मिल गया अपने दुश्मन को भगाने का तो क्या वापस से वो लेगा? नहीं लेगा. ठीक है. इसलिए दिक्कत है. तो इसीलिए उनको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं? दे आर नॉट स्टेबल, सो वी ऐड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स. अब तुम जाकर के सॉस की बोतल वगैरह में देखना, उसमें लिखा होता है स्टेबलाइजिंग एजेंट्स या स्टेबलाइजर्स डालेगा. क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर तुम घर पे कोई चटनी बनाते हो तो यू सी द वाटर कंटेंट गोज अवे. Okay, so because they are lyophobic type, but over here if you add a stabilizing agent, it will hold it together. Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ठीक है. needs stabilizing agent. Ma'am, it What? needs. Ma'am, it is a stabilizing agent or it needs? It needs a stabilizing agent to stabilize, because they are irreversible, they are unstable. वो भगाना चाहते हैं, they don't like each other. You're forcing them to be together. Can you follow now? Okay, they don't precipitate, they precipitate. तो जैसे कि हमारा जो रबर है, स्टार्च है,
ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? लायोफिलिक में आते हैं। बट इन द कॉन्ट्ररी जैसे हमारे ये हो गए, तुम्हारा गोल्ड सॉल हो गया। गोल्ड सॉल मतलब यू माइट हैव सीन इन मेडिसिन यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। सो ऑल दिस विल कम अंडर, जो मेटल के कोलॉइड्स होते हैं वो जनरली लायोफोबिक होते हैं, दे डोंट लाइक वाटर एंड दीज आर यूज्ड इन मेडिसिन्स। यू नो आयरन, ऐसा थोड़ी ना होता है आयरन की कमी हो गई तो आयरन खा लो तो काम चल जाता है क्या? क्यों? क्योंकि वो लायोफोबिक कोलॉइड है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है, इसलिए हमें उसे कोलॉइड में बनाना पड़ता है। कोलॉइड की मिक्सिंग अच्छी होगी, ब्लड में मिक्स कराना है तो कोलॉइड के फॉर्म में ही मिक्स हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पहले कोलॉइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर भी कंज्यूम इट, इजंट इट? मतलब चॉक खाने से तुम्हारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म नहीं हो जाएगी, उसको कोलॉइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तुम्हारी बॉडी उसे अब्सॉर्ब करेगी, क्योंकि ब्लड कोलॉइड होता है। उसके लिए हमें उसको काम करवाना पड़ता है, मतलब स्पेशल एफर्ट मारने पड़ते हैं बाय कन्वर्टिंग देम इन कोलॉइड, बट ऑल दीज आर अनस्टेबल। इसीलिए ड्यूरेशन होती है कि इतने दिनों में खा लो, क्योंकि स्टेबलाइजिंग एजेंट भी टाइम के लिए काम करेगा, उसके बाद में फिर से वही चीज होगी, वो कंटेंट अलग, ये कंटेंट अलग। मैम तो जैसे जो पाउडर्स आते हैं जैसे प्रोटीन एक्स, हाँ, मैम उनमें तो प्रोटीन इज अ लायोफिलिक कोलॉइड, इट लव्स वाटर। हम जो क्लम्प्स बन जाते हैं तो वो उसमें वो वाटर को अवॉइड करता है। क्या क्या हम क्या? क्लम्स लेकिन मॉइस्चर की वजह से ही तो बनते हैं, वो किसमें absorb किसमें करता है किसमें blood। बेटा, किसमें? तो कुछ पाउडर्स में। तो उसमें और भी चीजें रीजन होती है ना, सिर्फ ये रीजन नहीं होता है लायोफिलिक या लायोफोबिक का। उसमें हो सकता है वो जो उसमें और भी जो चीजें डाली गई हो वो डेलिक्वेसेंट हो, वाटर को अब्सॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखती हो, यस मैम। ठीक है। तो एक ही चीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि जनरली जो नेचुरल कोलॉइड्स होते हैं वो लायोफिलिक होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल होते हैं। बट जब हम लोग जो मेटल के कोलॉइड्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए हमें दवाइयों को, ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो तुम मतलब आयरन पीसेस खा लो, उससे काम नहीं चलेगा, उसको हमें बनाना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज मेटल फॉर्म्स अनस्टेबल कोलॉइड्स। ओके ना, ये एक तरीका है लर्न करने का, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, और ये तरीका ना आगे भी काम आएगा, क्योंकि मतलब आगे लायोफिलिक और लायोफोबिक के और भी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, गेटिंग इट? यस मैम। चलो, तो अभी हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, इसको रीड करो। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली जो भी होगी मैं इसको फिनिश करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचने लायक नहीं है मतलब एक्चुअली। तो इसको बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रेच आउट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश ये करो कि तुम रीडिंग मार लो इसकी एंड अपने डाउट्स कलेक्ट कर लो, एंड एक बारी पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो कि किस तरीके से आते हैं, so that when we meet in the next time we are more comfortable with this. Okay, यस। ठीक है। तो बेसिकली इसमें गोल्ड नंबर और ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, Yes. so I am ending the session for now. थैंक यू। Thank Thank you. you, ma'am.